हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज का जो चैप्टर है वो है थर्ड थॉट। और थर्ड थॉट का मतलब होता है पुनर्विचार। आप थोड़ा सा इस बात को विशेष तौर से देख लें। थर्ड थॉट का मतलब होता है पुनर्विचार, मीन्स रिकॉन्सिडरेशन। मतलब होता है रिकॉन्सिडरेशन। एक बार यदि आप किसी निर्णय पर पहुंच गए और उस निर्णय पर पहुंचने के बाद फिर से अपने निर्णय को बदलना थर्ड थॉट कहलाता है, रिकॉन्सिडरेशन कहलाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लेखक है वह रिकॉन्सिडरेशन आफ्टर कॉन्सिडरेशन कैसे करता है। ये बड़ा 7 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसके साथ अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। लेखक कहता है कि ये कहानी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये मेरे किसी मित्र के द्वारा मुझे बताई गई थी, यानी मेरे मित्र ने मुझे सुनाई थी। इट इज माई डेस्टिनी सेड ही। लेखक कहता है उसने कहा था, क्या कहा था कि ये मेरा भाग्य था, टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट एंड टू सेल इफ आई सक्सीडेड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट। यहां देखिए, डियरेस्ट मार्केट का मतलब होता है सबसे महंगा बाजार। लेखक कहता है, कहानीकार जिसने लेखक को कहानी सुनाई थी वो बताता है कि ये मेरा दुर्भाग्य था या मेरे भाग्य की बात थी कि मैं हमेशा चीजों को कहां से खरीदता था, महंगे से महंगे मार्केट से खरीद कर लाता और इसके बाद में बेचने में यदि कभी सफल हो पाता तो सस्ते से सस्ते में बेचता। कहने का मतलब लेखक जो है व्यापार में घाटा होना उसकी नीयत बन गई थी, व्यापार में घाटा होना उसकी डेस्टिनी थी, उसका भाग्य था। लेखक व्यापारिक कार्य करता है, व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है और वो कहता है कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था कि मैं किसी भी चीज को महंगे से महंगे बाजार से खरीद कर लाता और बाद में मैं उसको बेच नहीं पाता, और यदि कभी बेचने में सफल हो भी गया तो मैं उसको सस्ते से सस्ते में बेचता था। इंडीड हैविंग टाइड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल। लेखक कहता है कि किसी तस्वीर या कोई सजाने का जो सामान होता है, डेकोरेटिव आर्टिकल होता है, उसकी बात करते हुए कहता है, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। मैं खुद चलाकर लोगों को दे देता था कि तुम इसको ले जाओ। यानी कि लेखक ने कोई डेकोरेटिव आर्टिकल बाजार से खरीदा व्यापारिक काम के लिए और वो कहता है कि उसको मैंने खरीदा तो बेचने के लिए था, लेकिन जब बिकाई नहीं तो कई बार तो मैं खुद चलाकर ग्राहक को कह देता था कि यार तू ले जा, पैसे ही मत दे। ये मेरी स्थिति थी। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी। और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मेरी कही हुई बात को मान लेना, यानी कि उस आर्टिकल को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाना। लेखक कहता है मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मानो उसने मेरे ऊपर कोई उपकार किया हो, उसने मेरे ऊपर कोई उपकार किया हो। बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया कि ये जो नियति बनी हुई थी मेरे व्यापार से संबंधित, वो इस नियति का एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि इस नियति का अपवाद था, इस नियति का एक्सेप्शन था। सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वॉन्डरिंग इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज। और जब वो एक्सेप्शन हुआ, उसका अपवाद हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया। I am after all destined to be that most enviable thing, a successful dealer। कहीं सबसे ज्यादा ईर्ष्या करने वाला मैं सफल व्यापारी तो नहीं बन गया। देखिए लेखक को क्या होता है, लेखक की एक प्रकार से एक नीति बन गई थी। लेखक व्यापारी है तो कभी भी क्या होता था कि वो कोई चीज खरीद कर लाता तो महंगी से महंगी खरीद कर लाता और फिर बाद में उसको बेचने में सफल नहीं हो पाता। तो लेखक कहता है कि वो मेरे से बिकती नहीं और लास्ट में यदि बेचने में सफल हो भी गया तो मैं सस्ती से सस्ती उसको बेचता था। कहने का मतलब घाटा खाकर बेचता था।
अब लेखक कहता है कि ये एक प्रकार से मेरी व्यापारिक घटना थी, नियति थी, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया जो मेरी इस घटना का अपवाद साबित हुआ। कहने का मतलब वो एक ऐसी घटना हुई कि उसको देखकर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा भाग्य बदल गया हो, जो नुकसान होना मेरे भाग्य में लिखा हुआ था वो परिवर्तित हो गया हो, और अब मैं एक ऐसा सफल व्यापारी बन गया हो जिससे लोग ईर्ष्या करें। तो देखिए क्या हुआ, घटना क्या हुई। इट हैपेंड दस, ये घटना इस प्रकार से घटित हुई। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी। कैथेड्रल सिटी का मतलब होता है चर्च वाला शहर। चर्च वाले शहर में जो क्यूरियोसिटी शॉप्स थी, यानी जो जिज्ञासु चीजों वाली पुराने आर्टिकल्स बेचने वाली जो दुकानें थी, उनके अंदर में ड्रिफ्टिंग कर रहा था। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? वॉकिंग विदाउट एनी टारगेट, वॉकिंग विदाउट एनी मोटो, बिना किसी उद्देश्य के घूमना जो होता है उसको ड्रिफ्टिंग करते हैं, तफरी करना। मैं ऐसे ही जो पुरानी चर्च वाली जो शहर था, उस पुराने चर्च वाले शहर में मैं घूम रहा था, और घूमते घूमते क्या हुआ, घूमते घूमते क्या हुआ, आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्रॉइंग्स। मैं एक ऐसे पोर्टफोलियो पर आ गया, एक ऐसी जगह पर आ गया जहां पानी के रंगों की तस्वीरों को बेचा जाता था, यानी जहां पानी के रंगों से बनी हुई ड्रॉइंग्स बेची जाती थी। among which was one that to my eye would have been a possible turner। उन पानी के रंगों से बनी हुई ड्राइंग्स में एक ड्राइंग ऐसी थी जिस पर मेरी नजर पड़ी, और नजर पड़ते ही मुझे लगा कि यार ये टर्नर की तस्वीर हो सकती है। देखिए टर्नर क्या था? टर्नर विश्व प्रसिद्ध चित्रकार था, और ऐसा विश्व प्रसिद्ध चित्रकार था जिसके चित्र नाम से बिकते थे, यानी जिसके चित्रों की बिक्री बहुत महंगी होती थी। टर्नर ने यदि बनाई है तो इसका मतलब उसके नाम से बिकती थी। तो लेखक कहता है कि एक दिन जब मैं चर्च वाले शहर में ऐसे ही घूम रहा था, बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था, बिना किसी काम के घूम रहा था, तो अचानक मेरी नजर एक ऐसी ड्राइंग पर पड़ी, एक ऐसे पानी के रंगों से बने हुए चित्र पे पड़ी, और उस पर पढ़ते ही मुझे लगा कि ये तस्वीर टर्नर की हो सकती है। इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर दैट ओपिनियन, हालांकि जो बेचने वाला व्यक्ति था वह इस बात पर सहमत नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा कि ये टर्नर की है। हॉप एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट इनिशियल शो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बिनथ इट, और इसीलिए जो टर्नर का जो नाम था वो भी नीचे उस तस्वीर में रॉन्ग ऑर्डर में लिखा हुआ था। कहने का मतलब सही स्पेलिंग में नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए नहीं लिखा हुआ था क्योंकि कंफर्म नहीं था कि ये टर्नर की तस्वीर थी कि नहीं थी। हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। और मैंने ऐसे ही, जैसे स्कॉर्नफुली का मतलब होता है विदाउट एम, मतलब बिना पर्पज के, मैंने ऐसे पूछ लिया कि भैया ये कितने की है, इसकी क्या कीमत है। वेल सेड द डीलर, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर। तो उस डीलर ने कहा, उस व्यापारी ने कहा, क्या कहा? यदि वास्तव में ये टर्नर की तस्वीर होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी। जैसे ही उस तस्वीर के बारे में मैंने पूछा कि भाई ये कितने की है, तो बेचने वाला जो डीलर था उसने कहा कि यदि ये टर्नर की वास्तव में तस्वीर होती, या वास्तव में ये टर्नर की तस्वीर है, तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, लेकिन चलो 10 शिलिंग दे दो। यहां देखिए शिलिंग क्या है? मुद्रा जो होती है डॉलर, उस डॉलर का छोटा रूप होता है, सॉरी पॉन्ड। तो उसने कहा कि 10 शिलिंग दे दो, यू कैन हैव इट फॉर दैट। 10 शिलिंग देकर तुम ये तस्वीर ले जा सकते हो, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। और तुम यदि इस तस्वीर को नहीं भी ले जाते हो तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस डीलर ने कहा यदि इस तस्वीर को तुम नहीं भी लेकर जाते हो तो इस बात का मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगले सप्ताह में लंदन जा रहा हूं, एंड टू टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन।
और इस तस्वीर को अपने साथ लेकर जाऊंगा इस बात का पता करने के लिए कि ये टर्नर की है या नहीं है। और जब एक बार कंफर्म हो जाएगा कि ये टर्नर की है तो फिर उसको वैसे बेचूंगा, और ये कंफर्म हो जाएगा कि टर्नर की नहीं है तो वैसे बेच दूंगा। आई पॉन्डर्ड, मैंने थोड़ा सा विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। सॉरी, आई पॉन्डर्ड, मैंने पैसे चुकाए। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। लेकिन उसने उसी समय कहा कि ध्यान रखना, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं कि ये टर्नर की तस्वीर है। आई गैव हिम द 10 शिलिंग्स, और मैंने उस व्यक्ति को 10 शिलिंग्स दे दी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो नरेटर था, उस नरेटर ने वह पानी की या वो टर्नर की संभावित तस्वीर कितने में खरीदी थी? 10 शिलिंग। ध्यान रखना, 10 शिलिंग। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. लेखक कहता है, और मुझे विश्वास नहीं होता, अविश्वसनीय बात बताता हूं कि मेरे को 50 पाउंड में खरीदने वाला एक ग्राहक मिल गया। उस तस्वीर को खरीदी कितने में? 10 शिलिंग्स में। 10 शिलिंग का मतलब होता है आधा पाउंड। जैसे हमारे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 50 पैसे, वैसे ही वहां पाउंड के अंदर 20 शिलिंग्स होते हैं। पाउंड में कितने शिलिंग्स होते हैं? 20 शिलिंग्स। तो 10 शिलिंग्स का मतलब क्या हो गया? आधा पाउंड, आधा रुपया हो गया एक प्रकार से, मुद्रा में देखा जाए तो जैसे ही मैं उस तस्वीर को खरीद कर निकला तो लेखक कहता है कि अविश्वसनीय घटना थी मेरे लिए। क्या? कि मेरे को 50 पाउंड में खरीदने वाला एक ग्राहक मिल गया। देयर इज नो नीड टू टेल 50 pounds, there is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in the bargaining with my own soul. लेखक कहता है कि जब उसने 50 पाउंड कीमत लगाई तस्वीर की, तो ईमानदारी की बात है कि उस ग्राहक से बार्गेनिंग करने की आवश्यकता नहीं थी कि भाई इतने में कैसे दे दूंगा, 4 पाउंड तो और दे। ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, बार्गेनिंग करने की जरूरत थी मेरी आत्मा से। मेरी आत्मा से बार्गेनिंग करने की जरूरत थी कि यार 10 शिलिंग में खरीदी हुई चीज को 50 पाउंड में बेचूं क्या? मतलब 49.5 पाउंड का फायदा एक साथ लेना किसी व्यापारी की क्या है? नियति नहीं होती। देखिए, व्यापारी का भी व्यापारिक धर्म क्या होता है कि वो एक रीजनेबल मार्जिन लेकर और उस अपनी चीज को बेचे। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, और ये तो 49.5 गुना जो बेनिफिट है वो उस पर ले रहा था। तो एक व्यापारी का भी धर्म होता है। तो लेखक कहता है कि जब ग्राहक ने 50 पाउंड लगाए तो ग्राहक से किसी प्रकार की बार्गेनिंग करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कौन है? राहुल चौधरी। वीडियो क्यों ऑन किया है भाई? राहुल चौधरी, वीडियो को ऑफ करो। राहुल चौधरी, वीडियो क्यों ऑन किया है? लेखक कहता है कि मेरी आत्मा से बार्गेनिंग करने की आवश्यकता थी। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was daily elated. लेखक कहता है परिणाम क्या हुआ कि मैंने 49 पाउंड और 10 शिलिंग का फायदा उठाया। मतलब उस ड्रॉइंग में मेरे को 49 पाउंड 10 शिलिंग का फायदा हुआ। वॉज डली इलेटेड, और मैं बड़ा खुश था। डली इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश था। आई देन बिगेन टू थिंक, और इसके बाद में फिर मैं विचार करने लगा, फिर मैं थर्ड थॉट की तरफ लेखक बढ़ा, यानी कि कॉन्सिडरेशन आफ्टर रिकॉन्सिडरेशन करने लगा। अब देखना आप, यहां से क्वेश्चन बनेगा इसमें। अब तक तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है, और वो क्वेश्चन क्या दिया है कि लेखक ने वो तस्वीर कितने पैसे में खरीदी थी। तो 10 शिलिंग आपको जवाब याद रखना है। और अब देखना क्वेश्चन बनेगा यहां से। द डीलर सो माई थॉट्स रैन। लेखक कहता है कि मैं विचार करने लगा, सोचने लगा। मैंने सोचा कि वो डीलर
इन द लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो कि उस चर्च वाले पश्चिमी द्वार के ऊपर बैठा हुआ था। यानी कि बेचारा वो व्यापारी जो उस चर्च के दक्षिणी द्वार पर सड़क पर अपनी दुकान लगाकर बैठा था, he ought to participate in this, उस व्यापारी का भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। जो 49.5 पौंड मेरे को मिले, उस 49.5 पौंड में उस व्यापारी का हिस्सा भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा, मेरे विचार चलने लगे। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति की दार्शनिकता दो ही सिचुएशन में चलती है। एक तो जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और एक जब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने आप को पार्टिसिपेट करता है, दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे अच्छा और सबसे धर्मात्मा आदमी अपने आप को मानने लग जाता है। और वही व्यक्ति जब दुखी होता है तो सबसे बड़ा आस्तिक हो जाता है, भगवान का विचार उसके मस्तिष्क से निकलता ही नहीं। तो पहले बार लेखक को 49.5 पौंड का फायदा हुआ, और 49.5 पौंड का फायदा हुआ तो लेखक के विचार चलने लगे। लेखक ने सोचा कि यार 49.5 पौंड का फायदा मुझे हुआ है, तो बेचारा वो व्यापारी जो उस चर्च के दक्षिणी द्वार के ऊपर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, उसका भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी इस बेनिफिट में, इस प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। देखो कितनी परहित की बात लेखक सोचता है। अब देखिए क्यों। क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, व्हाई डिड द नरेटर थिंक टू शेयर हिज प्रॉफिट विद द डीलर। नरेटर ने डीलर के साथ अपने प्रॉफिट को शेयर करने के बारे में क्यों सोचा। जवाब यहां से होगा, अंडरलाइन कर लेना। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, क्योंकि उसने मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया था। एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, और बदले में मेरे को भी उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और अच्छा व्यवहार का अच्छा तरीका यही होगा कि मुझे उसको आधा प्रॉफिट दे देना चाहिए, मुझे उसको आधा प्रॉफिट दे देना चाहिए। अब देखिए नरेटर ने क्या सोचा। नरेटर ने उस डीलर को आधा प्रॉफिट देने की बात सोची, यानी कि परहित के विचार उसके मस्तिष्क में आए। उसने कहा कि मुझे उसे आधा प्रॉफिट देना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है। लेखक ने आधा विचार देने की क्यों, आधा प्रॉफिट देने की क्यों सोची। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नरेटर द डीलर बिहेव्ड विद हिम वेल, एंड he should also behave well with the dealer by giving him half of the profit he had got by selling the drawing या watercolor drawing. Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing. इसके बाद में ये विचार आने के बाद में बैठ गया, लेखक कहता है, और बैठकर मैंने उस डीलर को एक नोट लिखा। बैठकर मैंने उस डीलर को एक कागज लिखा, और उस कागज में क्या लिखा। फिर क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड द राइटर या व्हाट डिड द डीलर, व्हाट डिड द नरेटर राइट टू द डीलर इन हिज फर्स्ट नोट। उसने अपने फर्स्ट नोट में डीलर को क्या लिखा। तो वो लिखता है दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि वह संभावित जो टर्नर की ड्राइंग थी, जो छाया चित्र था, यानी टर्नर की द्वारा बनाई गई संभावनाओं वाला जो छाया चित्र था, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने उससे खरीदा था, हैड टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक, वास्तव में वह ऑथेंटिक निकला, यानी सच्चा निकला। कहने का मतलब वो टर्नर का ही छाया चित्र निकला। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और उसको आधा प्रॉफिट बेचते हुए मुझे खुशी है। आई कंसिडर्ड द ओनली एंड डिसेंट फॉर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यही सबसे अच्छा व्यवहार होता है। देखिए लेखक का क्या मानना है। लेखक का ये मानना है कि बेनिफिट को शेयर करना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। वह कहता है कि मेरी व्यापारिक समझ ये कहती है कि प्रॉफिट को हमेशा शेयर करना चाहिए। इसलिए
उसने नरेटर को लिखा, क्या लिखा कि वह टर्नर की संभावना वाला जो छाया चित्र था जिसको मैंने तुमसे 10 शिलिंग में खरीदा था, वास्तव में वो ऑथेंटिक निकला, वास्तव में वो टर्नर का चित्र निकला, और मुझे आधा बेनिफिट आधा प्रॉफिट तुम्हें शेयर करते हुए खुशी है। खुशी क्यों है? क्योंकि ये मेरे व्यापारिक आदर्श हैं। मैं हमेशा जो बेनिफिट कमाता हूं उसको दूसरे लोगों से शेयर करता हूं। Having no stamp and the hour being late, I did not post this and went to bed. लेखक कहता है कि टिकट नहीं होने के कारण, नरेटर कहता है लेटर लिख दिया, उसमें आधा बेनिफिट 49.5 जो पाउंड थे उसमें से जो भी उसने आधे रखने थे वो आधे पैसे रख दिए या आधे पैसे का चेक रख दिया और लिफाफे को बंद कर दिया। लेकिन लिफाफे के ऊपर लगाने के लिए टिकट नहीं था उसके पास और अंधेरा हो गया था, देरी हो गई थी, तो उसने क्या किया? आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। इसलिए उस लेटर को उसने डाक में नहीं डाला और वो सोने के लिए चला गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा, व्हाई डिड द नरेटर नॉट पोस्ट द नोट दैट ही हैड रिटन टू द डीलर। उसने उस डीलर को जो नोट लिखा था उसको पोस्ट क्यों नहीं किया? जवाब होगा बिकॉज ही हैड नो स्टैम्प्स एंड इट वाज लेट सो ही कुड नॉट पोस्ट द नोट एंड वेंट टू बेड, और इसलिए सोने चला गया। At about 3:30 AM I woke widely up. लगभग सुबह 3:30 बजे में अच्छी तरीके से जग गया। देखो अच्छी तरीके से जगने का मतलब क्या होता है? एक तो व्यक्ति नींद नहीं आती लेकिन आंखें बंद करके पड़ा रहता है, और एक दूसरा तरीका कि सुबह उठ गया आराम से, आंखों में किसी प्रकार का भारीपन नहीं है, कोई नींद नहीं है, अब उठ गया। तो लेखक कहता है कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ गया and according to custom began to review my life's error। और जैसे कि मेरा रिवाज था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं अपनी जीवन की गलतियों को रिव्यू किया करता था, मेरे जीवन में जो मैंने गलतियां की है उन पर विचार किया करता था। अब यहां एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द कस्टम ऑफ द नरेटर? नरेटर का कस्टम क्या था? नरेटर का कस्टम was to review his life's error every morning। हर सुबह अपने जीवन की गलतियों पर विचार करना जो नरेटर था, उस नरेटर का कस्टम था। तो फिर क्या सोचा उसने? which are in no danger of ever suffering from loneliness। और इसका एक फायदा और है कि जब आप अकेले होते हैं और अकेले होने पर जब आप अपनी जीवन की गलतियों पर विचार करते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है। क्या फायदा होता है? कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, आप लोनलीनेस की सफरिंग से बचे रहते हैं। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन माय रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग। और इन्हीं विचारों के साथ मेरे विचार तुरंत जो सबसे ज्यादा खुशी देने वाली जो मेरी एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी पर पहुंचे। देखिए बेटा मीटिंग का टाइम कंप्लीट होने वाला है, इसलिए इस पैराग्राफ को अपन कल पढ़ेंगे, और इससे पहले कि मीटिंग कंप्लीट हो जाए आप क्वेश्चन लिखिए इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसको हटाओ ऊपर से क्रॉस के निशान से। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन इसका, what was the narrator's bad luck? नरेटर का बैड लक क्या था? ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। बैड लक ये था कि वह क्या करता था? सस्ते से सस्ते में चीजें खरीदता था और महंगे से महंगे के अंदर उनको बेचना पड़ता था।
महंगे से महंगे में उसको बेचना पड़ता था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एक्सेप्शन, व्हाट वाज EXCEPTION, what was the exception what was the exception the dealer, sorry, the narrator talk, कौन से एक्सेप्शन की बात नरेटर करता है। इसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड what happened one day when the narrator was drifting in a cathedral city। फिर क्या हुआ, what profit did the narrator earn by selling the painting। Number 5, why did the narrator think to share his profit with the dealer? Why could why did the narrator not post the not to the dealer? उसने वो लेटर डीलर को पोस्ट क्यों नहीं किया। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, व्हाट डिड, इसमें कुड कर लो, वाई कुड कर लो इसको, व्हाट डिड द नरेटर राइट टू द डीलर in his first note?
डीलर इन हिज फर्स्ट नोट। बेटा सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये कहाँ है? हैव यू डन? ओके, नाउ यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। जितना अब आज पढ़ाया है चैप्टर, उस चैप्टर में से कुछ भी जो दिक्कत है वो आप पूछ सकते हो मेरे को, डाउट्स जो है उनको पूछ सकते हो। अपने पास 2 या 3 मिनट बची है सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। हाँ सर, प्लीज टेल मी मीनिंग ऑफ मिटिगेशन। बेटा ये अगले पैराग्राफ में आएगा, कल बताऊंगा। और कोई? जितना आज पढ़ा है अपन ने वहां तक ही पूछो।